गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जेई मेन जो बुकलेट है इसके हम डाउट डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेट्स एंड रिलेशन वाला है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 1 ऑन पेज नंबर 4। इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 11 to 26, इलेवन टू 26, 27 to 39, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है which of the following statement is true? A union B equals to A union C, then B is equal to C. Intersection B is equal to intersection C, then B is equal to C. A delta B is equal to A delta C, then B is equal to C. A minus B is equal to A minus C, then B is equal to C. If A union B is equal to A union C, then B is equal to C. And if A intersection B is equal to A intersection C, then also B equals to C. ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, वन और मोर देन वन करेक्ट है? इस केस में तो A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C अगर गिवन है तो B और C सेट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। नहीं, A यूनियन में। अच्छा, किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए एग्जांपल सफिशिएंट है। तो अगर हमने A वाले सेट को ले लिया 1 2 3 4, B वाले सेट को ले लिया 4 5 6, C वाले सेट को ले लिया 5 6, तो देखो A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C आ रहा है, बट B और C इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है। इंटरसेक्शन वाले केस में अगर हमने A वाले सेट को ले लिया 1 2 3 4, B वाले सेट को ले लिया 3 4 5 एंड C वाले सेट को ले लिया 3 4, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C आ रहा है, बट B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है। A माइनस B इज इक्वल टू A माइनस C, ये डी ऑप्शन में लास्ट में B इक्वल टू C है। तो अगर A वाले सेट को हमने 1 2 3 4 लिया, B वाले सेट को कि A माइनस B और A माइनस C इक्वल आ जाए, तो इन दिस केस B इक्वल टू C आ जाएगा। B वाले सेट को कुछ भी ले लो 3 4 5 6, और C वाले सेट को भी अगर अपने 3 4 5 ऐसे लिया, हाँ तो देखो A नहीं, हम माइनस वाले की बात कर रहे हैं। अगर माइनस वाले की बात कर रहे हैं तब तो फिर A माइनस B बिकम्स 1 2, A माइनस C बिकम्स 1 2, बट B नॉट इक्वल टू C आ रहा है। तो यानी कि A B और D ऑल थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो इसका मतलब कि C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है। अप टू क्वेश्चन नंबर 39, up to question number 51. Sir, can you please show the previous question? Up to question number 60. तो सेट्स कंप्लीट में कोई और डाउट किसी को है? ओके, नेक्स्ट रिलेशन वाले की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। सर 9th one।
R be a relation on N defined x plus 2y is equal to 8, then domain of R. x plus 2y equal to 8 है, x and y belongs to natural number है. अगर हमने x को odd number ले लिया तो y जो है वो नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं, तो x को हम ओनली इवन नंबर ले सकते हैं. x को हमने 2 लिया तो y का वैल्यू 3 आ रहा है. x को हमने 4 लिया तो y का वैल्यू 2 आ रहा है. x को हमने 6 लिया तो y का वैल्यू 1 आ रहा है. बस, तो ओनली यही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो डोमेन क्या हो जाएगा? 2 4 6 हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर अप टू 22. A, A be a relation on set A, then R is symmetric. अच्छा, एंटी सिमेट्रिक वर्ड भी यूज कर रखा है इन्होंने. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जे ने पूछा नहीं है कभी. चलो एक मिनट पर मैं बताता हूं. कोई भी रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं इफ x, y belongs to R and y, x belongs to R implies that x equal to y. बट अगेन जे ने कभी पूछा नहीं है आज तक. मैंने जो बोला था क्लास में कि ओनली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ओनली इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे हैं. तो बट अभी सिंस शीट में दे रखा है तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ x are y and y are x implies that x equal to y, then that relation is called anti-symmetric relation. ठीक है. अब अपन उस क्वेश्चन को कंसिडर करें. तो अब देखो अभी क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 19? आई थिंक डेफिनेशन की वजह से ही डाउट होगा. तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, दोनों ही कैटेगरी में आ जाएगा. बिकॉज अगर हमें इसमें भी बोलना है कि इफ देयर एग्जिस्ट at least one case when x are y and y are x but x is not equal to y, then R is not antisymmetric. तो अगर अभी क्वेश्चन ने R रिलेशन को ओनली a, a करके दिया है तो ये सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक दोनों ही कैटेगरीज में आ जाएगा. बिकॉज सिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक नहीं बोलने के लिए कोई भी एग्जांपल नहीं है हमारे पास. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑन द पावर सेट PA ऑफ सेट A इज. तो 20 का मीनिंग है कि X R मतलब कि सेट A तो क्वेश्चन नहीं यूज कर रखा है. P R Q, P और Q सेट्स हैं, implies that P is subset of Q. तो अगर हम एंटी सिमेट्रिक यहाँ पे चेक करेंगे तो हम बोलेंगे कि P R Q and Q R P. That means P is a subset of Q and Q is a subset of P. That means P equals to Q. So this relation is anti-symmetric relation. ठीक है. सिमेट्रिक नहीं है, इक्वलेंस नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर अप टू 22. एनी अदर डाउट? क्वेश्चन नंबर अप टू 35. So 32, 33. 32, 33 और 25. 30. क्वेश्चन नंबर 25. द वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ये तो हमने डिस्कस भी किया है. एम्प्टी रिलेशन इज symmetric as well as reflexive, symmetric as well as transitive but not reflexive.
रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो ए आर ए होना एसेंशियल है, वो यहाँ पे एम्प्टी है तो कुछ है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। बट सिमेट्रिक है, बिकॉज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों में ही इफ समथिंग देन समथिंग है, बट इफ समथिंग वाली कंडीशन ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इफ वाला स्टेटमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर ओवरऑल स्टेटमेंट को हम ट्रू कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, R is relation over set of real numbers given that n into m is greater than 0, then R is ये properly framed question नहीं है, but question is like this कि n r m implies that n into m is greater than equal to 0। तो अभी क्वेश्चन ने बोला है कि चेक करना है कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है। तो समझ आ गया होगा देख के कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बिकॉज n into n स्क्वायर is always greater than equal to 0। सिमेट्रिक है बिकॉज इफ nm is greater than equal to 0 then mn is greater than equal to 0। बट ट्रांजिटिव क्या बोलेंगे बताओ? ट्रांजिटिव के लिए nrm and mrp, तो nm is greater than equal to 0 and mp is greater than equal to 0। इन दोनों से can you say that n into p is greater than equal to 0? n, m and p are real numbers। बोलो। नहीं, कैसे कि 2r0 and 0r-5, बट 2r-5 नहीं है, तो ओनली 0 की वजह से प्रॉब्लम है। अगर सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स गिवन होता ना तो वी कैन डेफिनेटली से दैट if nm is positive and mp is positive then np is positive, but 0 की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन नंबर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये टर्म तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुनी है। एक मिनट रुको। आंसर डी दिया है, गलत दिया है आंसर। डी में a partial order relation is a homogeneous relation that is transitive and antisymmetric। अरे ये क्यों दिया है इस शीट में? देखो अगेन अपन को एग्जाम के पॉइंट से ओनली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इनकी हेल्प से इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करनी है। बट अभी सिंस इस ऑप्शन ने दिया है, जो मैंने अभी नेट पे देखा है तो उस पे लिखा हुआ है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। जे ने आज तक कभी ये टर्म यूज किया नहीं है, और ये क्या लिखा है कि इफ अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन लिखा है वो इसका मीनिंग है कि हमें सिमेट्रिक एंड सॉरी ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक चेक करना है। बट अभी जो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ, बी ऑप्शन आंसर आएगा। अगर आंसर डी दिया है तो उसको करेक्ट करके बी ऑप्शन आंसर कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 32 द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस। ये सारे फालतू के वर्ड्स यूज कर रखे हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम का मतलब होता है कि वो नंबर एम से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है।
मतलब कि A/B इज इक्वल टू सम M। A/B अगर है तो A/B का मतलब या तो यूं बोल लो कि A/M इज इक्वल टू B, एक ही बात है, या फिर A/B इज इक्वल टू M। तो अब इस डेफिनेशन से चेक कर लेना, बट अगेन जेई वाले क्योंकि मेंस है तो मेंस कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा इस तरह की टर्मिनोलॉजी को यूज करके। ये शीट से एक बार मैं देखता हूँ, इनको नेक्स्ट ईयर हटा ही देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स, ये वही है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो M। ठीक है, अभी इन 32 33 को तो स्किप भी कर दो, एग्जाम के पॉइंट से कोई भी काम के नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। एक बार और बताओ अप टू क्वेश्चन नंबर 40, कोई और डाउट किसी को? 36 37 ओके, 34 भी है, 35 का बी ऑप्शन, और 36 37। ओके, 34 में है कि R and S be two equivalence relations on set A, then R union S is an equivalence relation on set A, R intersection S, R minus S, none of these। अगेन वही है कि स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए एग्जांपल सफिशिएंट है। तो अगर हमने 35 में अगर सेट ए को लेट से 1 2 3 ले लेते हैं, आर रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस है तो 1 1 2 2 और 3 3 तो लेना ही होगा, और 1 2 और 2 1 भी ले लिया। एस रिलेशन को 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1। तो देखो ये दोनों रिलेशंस जो हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, बट तुम जब आर यूनियन एस लिखोगे तो वो ट्रांजिटिव नहीं आएगा। देखो ये चीज समझ आ रही है क्या? आर यूनियन एस ट्रांजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। आर माइनस एस कर दिया तब तो फिर रिफ्लेक्सिव भी नहीं आएगा, बिकॉज ये वाले एलिमेंट्स हट जाएंगे, तो आर माइनस एस में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। आर इंटरसेक्शन एस लोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे तो कॉमन ओनली ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, और ये जो एलिमेंट्स आएंगे इनकी हेल्प से जो रिलेशन बनेगा दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन एज वेल। क्लियर है क्या? अभी थर्ड आर यूनियन एस ट्रांजिटिव क्यों नहीं आया? बिकॉज आर यूनियन एस में, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 34 है ये। तो आर यूनियन एस में 1 2 और 1 3 दोनों आएंगे, नहीं 2 1 2 1 और 1 3 दोनों आएंगे, लेकिन 2 3 नहीं आएगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में R and B ऑप्शन में R and S are transitive, then R intersection S is also transitive। यही वाला अच्छा, R and S are transitive, then R and S are transitive, then R union S। हाँ, तो इसमें डाउट क्या है? R and S are reflexive, then R intersection S is also reflexive। सही बात है। R and S are transitive, then R intersection S also। अच्छा, हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं है। R intersection S, तो R रिलेशन ले लिया 1 1 1 2 2 1। इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए अगर अपन को एग्जांपल लेना होगा तो 3 1 1 3 3 3 3 3 2 ये लेना पड़ेगा, ठीक है। एस वाले केस में ये तो, लेकिन
ऑल पॉसिबल केसेस ही कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रिलेशन जो लिखा है ये ट्रांजिटिव है क्या? 2 1 1 3 2 3 नहीं है। अभी ट्रांजिटिव है और लेकिन नहीं अभी भी नहीं है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें 2 भी होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव है और हमने ऐसे ले लिया 3 3 1 3 3 1 1 1। आर इंटरसेक्शन एस फाइंड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। 1 1 रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये बोल रहा है कि आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, देन आर यूनियन एस आर इज आल्सो ट्रांजिटिव। ये तो गलत बात है। इंटरसेक्शन ये अपन चेक कर रहे हैं। थर्ड बोल रहा है कि आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, देन आर इंटरसेक्शन एस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। सही है, वो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो आ ही जाएंगे। आर एंड एस आर सिमेट्रिक, देन आर यूनियन एस इज आल्सो सिमेट्रिक। ये वाली बात भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर अगेन वन और मोर देन वन करेक्ट दे रखा है क्या? इफ आर एंड एस आर, हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। ओके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जेई में सिंगल करेक्ट ही आते हैं, बट ठीक है इन दिस केस। अब बताओ कि बी सी और डी में क्या डाउट है? फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है बिकॉज कई सारे केसेस जैसे हमने इन दोनों का यूनियन लिया तो इन दोनों का यूनियन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं आएगा। लेकिन जब भी तुम इंटरसेक्शन लोगे तो अब जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 1 बना रहा है ओनली और वो ट्रांजिटिव है। कोई भी रिफ्लेक्सिव वाला केस अगर अपन को चेक करना है तो सिंस आर एंड एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव तो 1 1 2 2 और 3 3 ये तो दोनों में ही आ जाएंगे, तो उनका इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। और ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक बार बोलना नेक्स्ट पेज पे कौन सा बोला? 36 के बाद 36 पूछना है क्या? Yes, sir. 36 में दे रखा है आर और एस ये रिलेशन है, देन सेट ए देन आर। अब ये क्या सिंबल है? नहीं, आर और एस का भी कोई मीनिंग नहीं हुआ ना। अच्छा, तुम और का मतलब फिर यूनियन से ले रहे हो ऐसा? नहीं सर, वो सिंबल नहीं समझा मैंने। आर ओ एस, देखो इसका मीनिंग ये होता है कि आर ओ एस जो रिलेशन बनेगा, अगेन जे के पॉइंट से मत पढ़ना, बिल्कुल फालतू बात है। बट एक बार तुम्हारे पास लास्ट 10 या लास्ट 20 ईयर्स के जेई के क्वेश्चंस अगर है ना तो एक बार तुम उनको देखना जरूर। सारे चैप्टर से देखने चाहिए वैसे तो, बट पर्टिकुलरली जो मेन सिलेबस है ये देखना। और इसमें ओनली जो क्वेश्चन पूछा है जेई ने रिलेशन में वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे ही पूछा है। बट इन दिस केस जो आर ओ एस का सिंबल है उसका मीनिंग है कि आर ओ एस सेट में ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर लाई करेगा प्रोवाइडेड ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आर और बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर एस का पार्ट है। तो हम अगर इस डेफिनेशन से आगे यूज करें तो यहाँ पे अभी तो फिर हमको सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे।
ठीक है। और 36 में भी ऐसे लिखा हुआ है, और ROS इनवर्स लिखा हुआ है, तो S इनवर्स रिलेशन, जो S रिलेशन है ना, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स को रिवर्स कर दो, दैट इज 1,2, 2,3 एंड 3,2, ये बन जाएगा S इनवर्स रिलेशन। अप टू 40 और कोई डाउट? Let T be the set of all triangles in the Euclidean plane. A relation R defined T A R B if A is similar with B. तो A R B रिलेशन बोल रहा है कि A and B are similar triangles. अब देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या पूछना है? A and A are similar triangle, सही बात है, रिफ्लेक्सिव हो गया. If A and B are similar, then B and C are similar. If A and B are similar and B and C are similar, then A and C are similar. ठीक है. Okay. Any other doubt in relation exercise? इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कौन से पेज पे है? पेज नंबर 20 पे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 3. क्वेश्चन नंबर 1 to 11. क्वेश्चन नंबर अप टू 21. अप टू 32. सर ये वाली बुकलेट कंप्लीट हुई नहीं है, थर्ड वाला। ओके, पर अगर किसी ने किया है तो बताओ, अप टू लास्ट कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी को? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, 100 है पूरे. ओके, सो एनी डाउट इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3? नहीं, चलो कोई नहीं, बाद में कभी तुम्हें डाउट हो, अगर मतलब तुम बाद में सॉल्व करो तो ग्रुप पे डिस्कस कर लेना. सभी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा आई बिलीव. क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट नंबर 4 किसी ने सॉल्व किया है तो क्वेश्चन नंबर बता दो. प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट नंबर 4. मैथमेटिकल इंडक्शन, कोई क्वेश्चन पूछना है? तुमने, मैंने कहा था कि एक बार बस क्वेश्चंस देख लेना मैथमेटिकल इंडक्शन के, तो ये हम सारे क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज सारे ही क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ने इन टर्म्स ऑफ एन बात की है, तो हम एन की वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं. अदरवाइज सीक्वेंस सीरीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो कोई भी किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है इस बुकलेट में? हाँ ठीक है, बताओ, पेज नंबर बोल देना, कौन से पेज पे है? पेज 6. अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर बोलो, अगर क्वेश्चन नंबर हमारे पास लिखा हुआ है तो. पेज नंबर 5, 4, 5, 6. क्वेश्चन नंबर 37. A survey shows in a city 60% citizen like tea, 76 like coffee, X% like both tea and coffee. क्यों, ये तो सिंपल है, तो क्वेश्चन है. 63, ये तो x है, तो ये 63 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 76 माइनस एक्स हो जाएगा. तो 63 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100. तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, बट क्वेश्चन को वैसे मेंशन करना चाहिए. अच्छा क्वेश्चन है, फिर इसी फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम किया है. क्वेश्चन ने यहाँ पे देखो, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे. एक बार सब लोग इस चीज को समझना कि जैसे यहाँ पे इन दिस केस A एंड B,
ये जो दो सेट्स हैं, तो इन दिस केस हमने n ऑफ यूनिवर्सल सेट तो 100 लिया हुआ है, n ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू, अगर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वो एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, बट ऑप्शन में x का आंसर बता रखा है, x की रेंज नहीं बता रखी, x का आंसर बता रखा है, तो उस सिचुएशन में हमें a यूनियन b को भी 100 ही लेना होगा। ऑल्दो क्वेश्चन ने ये स्टेटमेंट नहीं बोला है कि इट इज गिवन दैट ईच वन ऑफ देम लाइक एटलीस्ट वन बेवरेज। ठीक है, तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा अगर अपन को x फाइंड करना है तो। बट इन दिस क्वेश्चन ने x की इनइक्वालिटी की फॉर्म में गिवन है, तो फिर ये चीज कंसिडर करना कि n ऑफ a यूनियन b 100 है, ये जरूरी नहीं है। हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि हम n अगर a सेट में b सेट से लेस एलिमेंट्स हैं, तो हम अगर एक्सट्रीम केसेस की बात करें तो n ऑफ a यूनियन b मैक्सिमम 100 हो सकता है। इस सिचुएशन में हम n ऑफ a इंटरसेक्शन b फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर लेंगे, और क्वेश्चन ने n ऑफ इंटरसेक्शन b को x बोला हुआ है। n ऑफ a यूनियन b मिनिमम तुम लोग बता सकते हो इस क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है कि सेट ए में 63 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में 76 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ a यूनियन b मिनिमम क्या होगा। नहीं, कोई नहीं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b मैक्सिमम कितना हो सकता है। जब n ऑफ a इंटरसेक्शन b मैक्सिमम होगा तो उसी सिचुएशन में तो n ऑफ a यूनियन b मिनिमम होगा। ठीक है, फॉर्मूला है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू na प्लस nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो अगर हमें n ऑफ a यूनियन b को मैक्सिमाइज कराना है, तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b को मिनिमाइज कराना है, या n ऑफ a यूनियन b को मिनिमाइज कराना है, तो n ऑफ इंटरसेक्शन b को मैक्सिमाइज कराना है। तो हमने कहा कि n ऑफ a यूनियन b मैक्सिमम होगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल, वो 100 हो गया। n ऑफ a इंटरसेक्शन b मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब a b का सबसेट बन जाए, और अगर ए बी का सबसेट बन गया तो उस सिचुएशन में n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू b हो जाएगा, दैट इज 76। तो अब यहाँ का इसका यूज करके हम रेंज फाइंड कर लेंगे x की। अभी क्लियर है क्वेश्चन। यहां से जो हमने भी सॉल्व किया था उससे क्या आ रहा था, 76 प्लस 63 माइनस 100 कितना होता है ये 39। तो रेंज 39 से लेके 63 आ जाएगी एन ऑफ इंटरसेक्शन बी की। एनी अदर डाउट। क्वेश्चन नंबर 27, A union B union C intersection A intersection B complement intersection C complement intersection C। तो A यूनियन B यूनियन C तो ये बन जाएगा। आगे है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C का फुल कॉम्प्लीमेंट, तो B यूनियन C, तो इनके बाहर का पोर्शन और उसका इंटरसेक्शन विद A लेना है, तो ये वाला आ जाएगा। देखो ये समझ आएगा कि B यूनियन C का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो B यूनियन C के बाहर बाहर का पोर्शन आ गया और उसका इंटरसेक्शन विद A लेना है। नेक्स्ट इज C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट का जो डायग्राम है वो इस तरह से बन जाएगा।
तो इन दोनों का, इन तीनों का जो कॉमन आ रहा है वो यही आ रहा है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, नहीं। ए इंटरसेक्शन सी, नहीं। बी इंटर, ए और सी ऑप्शन सेम ही लिखे हुए हैं। अगर ए और सी में से कुछ आंसर दे रखा है तो ये मिसप्रिंट है। 27 का एक बार आंसर चेक करो, नन ऑफ दिस आ रहा है, मतलब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टू। ओके, फिर ठीक है। अभी इसमें क्या है, बी और ए और सी ऑप्शन सेम ही लिखे हुए हैं, बट आंसर क्या आ जाएगा, जो मिडिल वाला सेट है। एनी अदर डाउट? तो जेई के पॉइंट से जो चैप्टर्स में रिलेशन जो चैप्टर है, इसमें तो मैंने अभी बोला ही है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनका यूज किया है। जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, इसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इनका यूज किया है। बट कभी कभी मीन डेविएशन का भी यूज किया है। मीडियन और मॉड को तो बहुत टाइम से पूछा ही नहीं है। जो मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर है, इसमें सारा कुछ यूज किया है। एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन और ट्रुथ टेबल बना के जो अपन इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, वो सारा तो मैथमेटिकल रीजनिंग में सारा कुछ यूज किया है। इंडक्शन में हमने कहा कोई खास बात है ही नहीं, हमें तो एन की वैल्यूज पुट करके बस चेक कर लेना है। ठीक है, तो एक बार जब तुम लोग और मतलब जब तुम्हें टाइम मिले, होमवर्क कर लो, तो तुम लोग ग्रुप पे बता देना, और अगर टाइम होगा, पॉसिबल होगा, तो हम नेक्स्ट वीक में एक और क्लास शेड्यूल कर लेंगे डिस्कशन के लिए ओनली। अभी किसी को कुछ भी पूछना है और तो बता दो। 52 एंड 56। 52, a is equal to 5 कॉमा ब्रैकेट में 5, देन पावर सेट ऑफ a is, अगर मैं जस्ट 1,2 लिखता हूं तो पावर सेट ऑफ a क्या होता है, 5 1 2 1,2। ठीक है, तो इन दिस केस 1 के प्लेस पे 5 लिखा हुआ है और 2 के प्लेस पे ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है। तो पावर सेट ऑफ ए इन दिस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5 1 के प्लेस पे 5, 2 के प्लेस पे ब्रैकेट में 5। ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। और क्वेश्चन ने जो ऑप्शन दिया है उसमें, ओहो, दिस इज 53rd। ओके, 52 जी। Suppose A1, A2, A3 up to 30 are sets each having 5 elements. B1, B2, B3 and sets each having 3 elements. Union of all A is equal to union of all B. If each element of set S belongs to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BIs, then value of N is. तो क्वेश्चन ने बोला है कि सारा जो A1, A2, A3 एंड so on जो सेट्स हैं, each set has exactly 5 एलिमेंट्स। तो और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये 10 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे आफ्टर रिपीटेशन, ये हो जाएंगे 30 सेट्स हैं, हर एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, 13 to 5 हो जाएंगे। ठीक है, और लेट देयर बी एन, तो क्वेश्चन ने यूज कर रखा है P डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो इन सेट ए टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू p इंटू 10। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 30 इंटू 5 इज इक्वल टू p इंटू 10। एक बार देखना जो मैंने किया ये समझ आया क्या? हमने क्या बोला कि अपन मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन ने बोला ना कि यूनियन ऑफ ऑल ए आईज इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल बी आईज। तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने p मान लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ये p है। अब हम सेट A की बात करें तो सेट A के अकॉर्डिंग 30 सेट्स हैं एंड ईच सेट हैज 5 एलिमेंट्स। तो हमने टोटल 30 इंटू 5 एलिमेंट्स को लिखा होगा। जैसे कि मान लो A1 सेट में हमने अगर 1 2 3 4 5 को लिख दिया, B1 सेट में अगर हमने 2 4 5 6 7 को लिख दिया, तो इन दिस केस हमने इस वाले 2 को इस वाले 2 को अलग अलग काउंट किया है, इस वाले 4 को इस वाले 4 को अलग अलग काउंट किया है। तो ऐसे हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लिखे हैं रिपीटेशन अलाउड 13 टू 5 हो गए। क्वेश्चन है बोला है कि एवरी एलिमेंट इज डिविडेड इन 10 डिफरेंट सेट्स। तो अगर p डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और हर एक को हम 10 टाइम्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स p इंटू 10 हो जाएगा। 30 इंटू 5 इज इक्वल टू p इंटू 10 हो गया। ये तो हो गया सेट A के लिए। सेट B के लिए मान लेते हैं, सिंस क्वेश्चन ने बोला है कि B वाले सिचुएशन में n सेट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B विद रिपीटेशन ये हो जाएगा n इंटू every set contains 3 element और every set is 9 into p। 3 into p और p कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो n की वैल्यू 45 आ जाएगी। देखना पूरी कैलकुलेशन समझ आ रही है क्या? मैंने b वाले पार्ट के लिए लिखा नहीं है बट सेम एक्सप्लेनेशन है जो a वाले पार्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। Class 55 students, number of students studying different subjects are 23 in maths, 24, 19, 12, 9, 7 and 4. Number of students who have taken exactly one subject. इसमें अब देखो in this situation question number 56 ही पूछ रहा ना? हाँ 56 में n of universal set तो 55 है बट n of A union B union C 55 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है, वैसे उसका कोई यूज भी नहीं आएगा बट क्वेश्चन ने बोला कि मोस्ट कॉमन केस में 4 एलिमेंट्स हैं। ये A या हम सब्जेक्ट वाइज जाएं, चलो ABC लिख लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन ने बोला कि 12 इन मैथ्स एंड फिजिक्स तो यहाँ पे 3 बचा। 9 इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री तो यहाँ पे 3 नहीं 12 है ना, तो यहाँ पे 9 बचा, 8 बचा, यहाँ पे 5 बचा। 7 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 आ जाएगा। फिर बोला है कि फर्स्ट सेट कंटेन्स 23 एलिमेंट्स। फर्स्ट सेट में ऑलरेडी 8 + 9 17 एलिमेंट्स तो आ ही गए, तो 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। ओके, सेकंड सेट 8 + 4 12 + 3 15। सेकंड सेट कंटेन्स 24 एलिमेंट्स एंड थर्ड सेट 5 + 4 9 + 3 12। थर्ड सेट कंटेन्स 19 एलिमेंट्स। तो n ऑफ ओनली वन का आंसर 6 + 9 + 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग बिल्कुल रॉन्ग है वैसे तो। अब इसने बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो और आंसर दे रखा है 6 9 7 ऑल ऑफ दीज। तो ये फ्रेमिंग रॉन्ग है। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ओनली फिजिक्स और ओनली मैथ्स और ओनली केमिस्ट्री। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ये फ्रेम करना चाहिए कि या तो अगर उसको ऑप्शन ए चाहिए आंसर में तो एन ऑफ ओनली मैथ्स ऐसे लिखना चाहिए। बट ठीक है, अभी क्वेश्चन का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है।
Any other doubt? चलो तो एक बार मैं क्विकली वापस से रिवाइज करा दूं कि अपन ने जो शीट के अकॉर्डिंग आज जो 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे, एक तो ये था कि क्या था, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, if x are y and y are x implies that x equal to y, then relation is antisymmetric relation. As inverse relation, inverse of a relation, so if s is such that x comma y, where x belongs to a, y belongs to b, then inverse of that is y comma x, where y belongs to b, x belongs to a. ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर देना है. एक है आर ओ एस, तो इसमें हमने बोला था कि आर ओ एस में एक्स कॉमा जेड टाइप के एलिमेंट्स आएंगे प्रोवाइडेड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एस. ये क्वेश्चन में यूज कर रखा था. और एक था मॉड्यूलस साइन, तो उसके लिए हमने बोला था कि a अपॉन मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर लिखा हुआ है m, तो a अपॉन b इज इक्वल टू m और a अपॉन m इज इक्वल टू b. तो कोई और पॉइंट किसी को डिस्कस करना है? चलो फिर इस क्लास को अपन एंड कर देते हैं. कोई भी अगर किसी ने कोई डाउट पूछना है तो बता दो. 59 में स्टेटमेंट 3 आ गया बट 2 मैच नहीं हो रहा है. 59 in a certain town 25% family own a phone, 50% car, 65% neither. 2000 family both car and own. Consider the following statement in this regard. तो क्वेश्चन है जो बोला है उसके अकॉर्डिंग ये x ले लिया तो 25 फैमिली यानी कि 25 माइनस एक्स हो जाएगा परसेंटेज सिस्टम में, ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 65 है. तो 25 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू 100. तो x का वैल्यू क्या आ गया 25 प्लस 15 40 65 5. अब क्वेश्चन है बोला है कि 5% फैमिली का मतलब है 2000. तो टोटल पॉपुलेशन को अगर अपन p मान लें तो 5% ऑफ p इज 2000 से p का वैल्यू आ जाएगा. पूछा क्या है, तुमने ये तो बोला था इस कौन सा स्टेटमेंट नहीं आया तुम्हारा, थर्ड आ गया बट 2 मैच नहीं हो रहा. ओके. 35% फैमिली ओन आइदर अ कार और अ फोन. सिंस x का आंसर 5 आ गया तो b वाले पार्ट का आंसर 25 माइनस 5 प्लस 15 माइनस 5 से 30 आ रहा है. हाँ तो b स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकंड आंसर दे रखा है क्या? अच्छा आइदर अ कार और अ फोन, ठीक है ना. मैं ही गलत कर रहा हूँ, मैंने एग्जैक्टली वन कर लिया. सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है. आइदर अ कार और अ फोन का मतलब तो ए यूनियन भी हो गया, और वर्ड यूज कर रखा है. तो ये पूरा आंसर आएगा और ये पूरा आंसर जो है ये तो इस कैलकुलेशन से पहले ही आ जाएगा सीधे. 65 माइनस 100 माइनस 65 इज 35. मतलब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि
आइदर अ कार ऑन और अ फोन का मतलब कि ओनली कार की बात कर रहे हैं या ओनली फोन की बात कर रहे हैं, बट नहीं, वो फैमिलीज जिनके पास कार एंड फोन दोनों है वो भी इस केस में इंक्लूड करेंगे। और प्रॉपर इसको समझने के लिए आइदर वर्ड हटा दो, फिर क्लियर हो जाएगा। 35% फैमिली ओन अ कार और अ फोन। और कोई क्वेश्चन? आरओएस वाला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर बोलो। 36। तो 36 में बोला कि x और 1,3 है, इधर 3,2 है, तो 1,2 आ जाएगा। 2,2 है और यहाँ 2,1 है, तो 2,1 आ जाएगा और 2,3 भी आ जाएगा। 3,2 है और यहाँ 2,1 है, 2,3 है, तो 3,1 आ जाएगा और 3,2, 2,3, 3,3 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन लिखा हुआ है क्या? 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2। हमने अभी डिस्कस किया था कि ROS का मीनिंग होता है x, z such that x, y belongs to R and y, z belongs to S। एक बार मैं इस रिलेशन को वापस से चेक कर लेता हूँ, ROS का जो रिलेशन है। और रिलेशन ROS A और B, रिलेशन तो यही गिवन है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन R एंड S। और इसके अकॉर्डिंग आंसर तो यही आना चाहिए जो मैंने लिखा है। इसमें बोला है कि इफ x, y, सही है, x, y belongs to R and y, z belongs to S, then x, z belongs to composition of R and S। तो in this case, एक मिनट, मैंने गलत सेट तो नहीं चेक कर लिया? नहीं, चेक तो सही किया है। R रिलेशन जो गिवन है उसमें 1,3 आ रहा है और S रिलेशन में 2,1, 3,2, 2,3 आ रहा है, तो 1,3 यहाँ पे आ रहा है
और 3,2 यहाँ पे आ रहा है, तो फिर 1,2 ROS रिलेशन में आना चाहिए, जबकि सी ऑप्शन में 1,2 लिखा ही नहीं है। ये ऑप्शन ही रॉन्ग दे रखा है, ठीक है, क्योंकि 1,2 तो आएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और सी ऑप्शन में ये नहीं लिखा होगा। इनफैक्ट अपना तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बट आंसर ROS का ही आएगा। जो एक और क्वेश्चन था ना 36 का मैच कर रहा है क्या? 36 में R रिलेशन तो सेम है 1 3 S इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा 1 2 और नहीं, हाँ 1 2 3 3। अब ROS इनवर्स फाइंड करेंगे, तो 1 3 है तो 1 3 और 3 2 की हेल्प से 1 2 आ जाएगा। 2 2 है तो 2 2 और 2 3 की हेल्प से 2 3 आ जाएगा। 3 2 है तो 3 2 और 2 3 की हेल्प से 3 3 आ जाएगा। तो 36 में ऐसा कुछ लिखा है 1 2 2 3 एंड 3 2? नहीं लिखा है। ROS इनवर्स 1 3 3 2 1 2, ठीक है। 2 2 2 3 2 3 आ जाएगा एंड 3 2। ROS इनवर्स में 1 2 2 3 और 3 3 आएगा। अगेन ये भी नहीं गिवन है ऑप्शन में। 37 का आंसर क्या दे रखा है, चेक करना। 37 का बी 2,2 2,2 तो कैसे आएगा, 2,3 आएगा। नहीं, करेक्ट आंसर ये होगा 36 का। नहीं, ये कौन सा है 36 और ये 37 है। 36 और 37 का आंसर इस तरह से होगा, ठीक है। अगर ROS इनवर्स लें, नहीं तब भी तो नहीं होगा ना। ROS का होल इनवर्स अगर होगा तो मतलब कि जो 36 का आंसर है उसका इनवर्स लेना है, तो भी मैच नहीं करेगा। ROS का होल इनवर्स मतलब कि पहले ROS फाइंड कर लो और फिर उनके ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर रिवर्स कर लो, ये होता है, ये होगा, तो भी मैच नहीं करेगा। अगर R इनवर्स OS इनवर्स है, वो चेक कर सकते हैं कि अगर R इनवर्स OS इनवर्स है तो R इनवर्स क्या बन जाएगा, R इनवर्स बन जाएगा 3 1 2 2 3। तो 3 1 है 1 2 है तो 3 2 आएगा। 3 2 तो आ ही नहीं रहा, नहीं 3 2 आ तो रहा है, चलो 3 2 मैच कर रहा है। फिर 3 1 है, 2 2 2 है और 2 3 है, तो 2 3 आएगा, नहीं मैच कर रहा। 2 2 तो आ जाएगा पर 2 3 भी आ जाएगा और 1 2 नहीं आएगा, तो R इनवर्स OS इनवर्स से भी मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोई गड़बड़ कर रखी है, बट अभी अपन को जो हमने भी डिस्कस किया उसकी हेल्प से आंसर फाइंड कर लेना है। हाँ अभी मैंने बताया था ना, चलो मैं वापस से लिख देता हूँ। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, a relation which is symmetric and नहीं, transitive and antisymmetric। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है कि if x are y and y are x implies that x equal to y, or if there exists at least one case
when x are y and y are z, but x is y are x, but x is not equal to y, then R is not anti-symmetric. ठीक है, और क्या बताया था मैंने? ROS है, ROS is equal to x comma z such that x comma y belongs to R and y comma z belongs to S. This is composition. तो ये सब लोग नोट कर लेना। किसी को कुछ और डाउट पूछना है तो बताओ। कौन सा क्वेश्चन नंबर 36 वाला? ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में SOR का आंसर मैच कर रहा है क्या? 2113 23 सही है, 3222 32 करेक्ट है, 2332 हाँ। क्वेश्चन नंबर 36 में SOR मैच कर रहा है, तो 36 क्वेश्चन में SOR फाइंड कर लेना। और एक और चीज जो मैंने अभी डिस्कस किया उसमें इस तरह से है, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो M ऐसे लिखा था ना। तो इफ A R B है अंडर दिस रिलेशन, तो इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ M। A और B कोई भी दो एलिमेंट्स हैं सेट A में और रिलेशन R A to A डिफाइंड है, तो ARB का मीनिंग जो क्वेश्चन ने वर्ड्स में कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो M लिखा था, तो उसका मीनिंग है डिफरेंस ऑफ A एंड B, A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ M। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था ना वो, उसमें अगर कॉन्ग्रुएंट वर्ड नहीं है तो वो था मीनिंग A अपॉन B वाला, 5 mod 2 ऐसे अगर लिखा है तो 5 अपॉन 2, 5 डिवाइड्स 2, बट इन दिस केस मीनिंग ये है। चलो फिर अपन ये क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं, और एक बार जब तुम लोग और इसको बुकलेट को सॉल्व कर लो, सॉल्व जरूर कर लेना, बिकॉज जेई मेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और रिलेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। चैप्टर्स तीनों ही सिंपल हैं और बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, तो इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ जाती है।
ठीक है, चलो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय। ओके।